हाय बुलबुल, क्या तुमने क्लासरूम को सब्सक्राइब किया है? अरे हैरी, तुम तो बहुत लेट हो। मैंने तो कब का सब्सक्राइब कर लिया है। आप भी क्लासरूम बाय अरविंद द्विवेदी को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें साइंस और 12th बायोलॉजी के सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा और ये एकदम फ्री है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली बार हमने स्पर्म के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि स्पर्म की संरचना और उसका कार्य किस प्रकार से होता है। आज हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट कैसे बनते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है युग्मक जनन। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों की बनने की प्रक्रिया को आज हम देखेंगे। तो देखिए, युग्मक जनन को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें गैमेट्स यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अगर आप इसे परिभाषित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि नर और मादा युग्मकों का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, गैमेट तो दो प्रकार के हैं। प्रकार से मेरा मतलब है एक नर गैमेट है, एक मादा गैमेट है, तो दो प्रकार के हुए। तो इन दोनों प्रकार के गैमेट्स के बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। तो पहले हम देखने वाले हैं नर यानी कि मेल गैमेट को, नर युग्मक जो कि है शुक्राणु। और शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है शुक्र जनन। तो शुक्र जनन में क्या होता है कि नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है। नर जर्म कोशिकाओं का मतलब है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। और ये प्रक्रिया होती है टेस्टिस में, यानी कि भ्रूण में ये प्रक्रिया होती है। ठीक। जब आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे तो हार्मोन्स में आपने देखा होगा कि भ्रूण की स्थिति कहां पर है और वो कौन कौन से हार्मोन निकालता है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। अब देखिए, यहां पर एक शब्द आया है मेल जर्म सेल, या इसे हम हिंदी में कह रहे हैं नर जर्म कोशिकाएं। ठीक है। तो ये भ्रूण में होती हैं और अन्य कोशिकाओं से थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, इसलिए हम इन्हें नर जर्म कोशिकाएं कह रहे हैं, या इसी को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया या नर जर्म कोशिकाएं ये भ्रूण में होती हैं, और क्या होता है कि ये थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, थोड़ा इनमें चेंज आ जाता है और ये बदल जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। नर जर्म कोशिकाएं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में बदल जाती हैं, इनमें थोड़ा चेंज आ जाता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये बदल जाती हैं स्पर्मेटिड्स में, और इन्हीं स्पर्मेटिड्स को कहा जाता है शुक्राणु प्रसूव, और अंग्रेजी में स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स आगे चल करके स्पर्म का निर्माण करती हैं, जिन्हें बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, या इन्हीं को कहते हैं हम शुक्राणु। ठीक है। इस प्रकार से एक बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें, समझें, तो आसानी से याद हो जाता है और काफी लंबे समय तक आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट है, ये बना रखा है हमने। ठीक है। इसके द्वारा आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करें। देखिए, शुरू में देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये एक विशेष प्रकार के सेल्स होती हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और इसमें अब होता है मियोसिस। दो चरणों में होता है। पहली बार जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में बदल जाते हैं, और ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, या इसी को बोलते हैं हम शुक्राणु। अब आप यहां पर देख रहे होंगे हमने स्पर्मेटोजोआ के नीचे यानी कि स्पर्म के नीचे 4 शुक्राणु बनाए हैं, यानी कि
एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। नर जर्म कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में बदल जाती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में बदल जाती है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं फिर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं और शुक्राणु प्रसू में बदल जाती हैं और ये शुक्राणु प्रसू 4 स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु बनाती हैं। देखिए, जहां पर ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक इसी समय हम ये देखेंगे कि इन कोशिकाओं में क्रोमोसोम का नंबर क्या है। पिछली बार हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ रहे थे, यानी कि लैंगिक जनन को हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित और डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित के बारे में बताया था। यहां पर हम देखेंगे कि कोशिकाओं में जो कोशिकाएं यहां पर बनती जा रही हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है या नर जर्म कोशिकाएं हैं, उसके बाद प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं, इन सभी में शुक्राणुओं की संख्या फुल सेट है या नहीं है, उनका सेट फुल नहीं है, ये हम देखेंगे, यानी कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है, ठीक इसके बगल में आप देखेंगे। तो हमने यहाँ पर साफ साफ देखिए, इस चार्ट से आप, इस फ्लो चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस अवस्था में कोशिका हैप्लॉइड है या अगुणित है या डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया है, जर्म कोशिकाएं हैं, ये जर्म कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं, यानी कि डिप्लॉइड होती हैं। और इसके बाद देखिए अब मेयोसिस हो जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो एक कोशिका से 2 बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि नर जर्म कोशिकाएं, ये एक थी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं, ये भी एक रहती हैं। और इसके बाद जब मेयोसिस होता है तो ये 2 हो जाती हैं। देखिए द्वितीयक शुक्राणु 2 हो गए। ठीक ऐसे ही हमने इधर दिखाया है कि जब स्पर्मेटोगोनिया है वो तो है एक, इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं ये हैं एक, और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अब ये हो गई हैं 2। ठीक है, अब देखो अर्धसूत्रण हो गया है यानी कि मेयोसिस हो गया है, तो अब क्या होता है, इनका जो क्रोमोसोम थे वो 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, यानी कि 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो अब यहां पर ये NN नंबर आ गया है। देखिए NN यानी कि हैप्लॉइड हो गया। यहां पर देखिए इस चार्ट से हमें सीधे पता चल जाता है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु प्रसू ये भी N है। ठीक है, N यानी कि हैप्लॉइड है, अगुणित है। ठीक, इससे आपको सीधे पता चल जा रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि जो नर जर्म कोशिकाएं हैं या जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं वो डिप्लॉइड हैं या द्विगुणित हैं। और इसी तरह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं जो हैं वो भी द्विगुणित हैं, डिप्लॉइड हैं। और इसके बाद जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं वो सभी हैप्लॉइड हैं। जिस समय ये कोशिकाएं बनती हैं उसी समय हमारे शरीर में कुछ हार्मोनों में परिवर्तन आता है। अब इसी दौरान किन किन हार्मोनों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं कि जिससे स्पर्म बनने में सहायता मिलती है। अब देखिए शुक्र जनन के लिए शुरुआत कहां से होती है? क्या होता है कि एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, एक ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का स्राव करती है जो है GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि को उद्दीपित करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को स्टिमुलेट कर देती है 2 हार्मोनों के स्राव के लिए। पहला है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम किया, उसको उकसाया, स्टिमुलेट किया
और उससे निकले दो हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को और एंड्रोजन्स को, और एंड्रोजन्स उद्दीपित कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को यानी कि शुक्र जनन को। इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इधर दूसरी तरफ जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है और सर्टोली सेल्स मदद करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी कि शुक्र जनन के लिए। ठीक, बस इतनी सी प्रक्रिया है हार्मोन्स में जो हो रहा है, ये सब केवल बस इतना सही हो रहा है हार्मोन के अंदर। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसको एक बार लिखेंगे कैसे, इसको एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को उकसाता है कि वो दो हार्मोन का स्राव करे। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है लीडिंग सेल्स को और एंड्रोजन्स को, एंड्रोजन्स स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसी तरह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है और सर्टोली सेल्स शुक्र जनन के लिए सहायक होती हैं, शुक्र जनन में कार्य करती हैं, सहायक होती हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस स्राव करती है। हाइपोथैलेमस उद्दीपित कर देती है पिट्यूटरी ग्रंथि को और पिट्यूटरी ग्रंथि उद्दीपित होकर दो हार्मोनों का स्राव करती है, एक है LH और एक है FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH उद्दीपन करता है लीडिंग सेल्स को तथा एंड्रोजन्स को और एंड्रोजन्स उद्दीपित कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन को। इसी तरह से जो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है और ये सर्टोली सेल्स शुक्र जनन में कार्य करती है। ये सिंपल सी प्रक्रिया है, बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, इतनी सिंपल प्रक्रिया है ये, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाइए, शुक्र जनन को समझाइए, तो आपको ये दोनों बातें इसमें बतानी होती हैं, यानी कि टेस्टिस में या वृषण में कोशिकाओं में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ साथ हार्मोन्स में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये दोनों बातें आपको इसमें बतानी होती है। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे।